बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते में। आज चैनल विन के स्टूडियो में एक बेहद ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, एसएससी की नोटिफिकेशन आती रहती है। इस बार भी एसएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है। वो कौन सी नोटिफिकेशंस है, किस तरह के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हैं चैनल विन के स्टूडियो में जनाब मेजर SJM जाफरी साहब। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। बहुत अच्छा मौका दिया आपने। जी। सर, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की हम बात करें, तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि जो युवा होते हैं, उनके अंदर थोड़ा डर की जो भावना होती है कि इतने नेशनल लेवल पे नोटिफिकेशन आ रही है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, तो क्या पता सिलेक्शन हो हमारा या नहीं हो। तो ये जो डर की भावना है, इसे कैसे निकालें हम? या इनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं? हाँ, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि जो बैठते हैं, जो फॉर्म अप्लाई करते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं, हुँ, वो कौन लोग होते हैं? देश जी, के ही तो होते हैं। जी, और वो जो एक बड़ा अच्छा एडवर्टाइज़मेंट आता था कि डर के आगे जीत है, जी। वो कौन-सा सॉफ्ट ड्रिंक का एक एडवर्टाइज़मेंट हुँ, होता था कि डर के आगे जीत। तो इस डर के ऊपर काबू करने का बेस्ट तरीका है अप्लाई तो करो। ओके। एक बार अप्लाई करोगे तो रियलाइज़ होगा कि इतना मुश्किल काम नहीं है। हुँ, अ, वो आप अपने को पहले से ही सहमा दें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो आपका तो चांस भी नहीं रहा गया। जी, जी। और अगर आपने अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? आप कुछ सीख गए, आपने उसके लिए तैयारी किया, हुँ, आपने अपीयर किया। जैसे जैसे आप उसमें अपने को डालेंगे, आपका डर अपने आप पीछे चला जाएगा। हुँ, करके तो देखिए, एक से एक टैलेंटेड बच्चे हुँ, हमने देखा और वो हेजिटेट करके अप्लाई हुँ। नहीं करते हैं। पीछे हट जाते हैं। हाँ, हुँ। और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन चांसेस गँवाते हैं। फिर जी, जी, उम्मीद जी। करते हैं कि कोई जॉब लगवा दे। हुँ, अरे! खुद अपने बल पे करो, आसान, ऐसा कोई हुँ। मुश्किल काम नहीं है। ओके। बहुत छोटे-छोटे लोग सेलेक्ट होते हैं, आप तो फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हुँ, कि काफ़ी सलाहियत रखते हुँ, हैं, हुँ। अगर कैलिबर एक है। बार हुँ, अटेम्प्ट करें बस। ओके। तो हिम्मत रखना है, कोई वो हिम्मत नहीं है। रखना है। हाँ, सर, इससे पहले जब हम लोग ने एसएससी सीजीएल नोटिफ़िकेशन को बताया था और आपसे भी राब्ता किया था, आपने उसमें गाइड भी किया था हम लोगों को और बच्चों को अभी भी आप गाइड कर रहे हैं। इस बार एसएससी की जो नोटिफ़िकेशन आने वाली है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ सबसे पहले? अच्छा। ये नोटिफ़िकेशन जो है, ये 5 नवंबर को आनी थी। जी। जैसे सीजीएल होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल हुँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। लेवल। हुँ, तो वो तो 13 अक्टूबर को उसकी एप्लीकेशन वगैरह जा चुकी। वो भी हुँ, इस साइट पे जब जाएंगे बच्चे तो देख सकते हैं कि क्या चीज़ थी वो। हुँ। लेकिन अब जो आने वाला है, तो 3 नवंबर को नोटिफिकेशन आया कि ये पोस्टपोन हो गया है, हुँ। इसका नोटिफिकेशन अब ये 6 दिसंबर को ओके, आने वाला 6 आने दिसंबर। वाला, 6 यानी दिसंबर। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हाँ, ओके। तो बहुत अच्छा है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे हुँ, वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, उनको बिल्कुल। 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी, जी। 6 को आएगा और हुँ, उसके अंदर डेट्स होंगी, हुँ, कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की और हुँ। एग्जाम्स की कौन सी डेट होगी। एग्जाम्स वन कैन एक्सपेक्ट कि उसका फॉर्म भरने के बाद मार्च में एग्जाम मार्च में। होगा, ओके, 23 में। लेकिन आपकी तैयारी का जितना दिन एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, हुँ, अच्छा है। ओके। तो ये CHSL है, हुँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ओके, जिसमें 12वां क्लास आपकी क्वालिफिकेशन है। ओके। ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ये क्राइटेरिया मिनिमम है, क्वालिफिकेशन 12 10 है, प्लस इसमें 12। एमए हुँ, वाला भी अप्लाई कर सकता है। ओके, मैक्सिमम जो है आपकी हाई लेवल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 18 से 27 साल तक की उम्र है। ओके, ये एलिजिबिलिटी ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी। फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, उसमें अगर कारगिल वाला है, मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब है, हुँ, तो वो उसकी 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाती है। ओके, वो भी कैटेगरी जहाँ PWD कहलाता है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, उनको डिसेबिलिटी 10 साल तक मिल जाता है। यानी 35, 33 ऐसा हो जाएगा। हाँ, ओके, 27 और 10 आप 37 साल तक अप्लाई 37 कर साल तक सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। किसी मतलब बच्चे को विकलांग है किसी वजह से या कुछ है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसके लिए भी, और उसमें सीट्स भी हैं अच्छा, ओके, जो होंगी। अब ये जो नोटिफिकेशन 6 दिसंबर को आएगा, हुँ, ये नोटिफिकेशन में तब वैकेंसीज पता चलेंगी। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जी, कितनी? ओके, लेकिन मैं अभी से ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं हुँ, कि जो CGL की वैकेंसी निकली थी, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर थी, हुँ, उसमें इंडिया की हिस्ट्री में कभी इतनी वैकेंसीज नहीं निकली नहीं जो है, अब ओके, निकली थी। ओके, ग्रेट। हुँ, 25,000 एडवर्टाइज हुई,
और बाय द टाइम 13 अक्टूबर आया वो 30,000 वैकेंसीज हो गई। ओके। तो ये इतनी मतलब बेहतरीन एंट्री का वो है सीजीएल वाला। और उसके बाद अब आप आ जाते हैं सीएचएसएल। सीएचएसएल में भी हजारों में वैकेंसीज आएंगी। ओके। पहले नॉर्मली क्या होता था, 5 से 6,000 सालाना वैकेंसीज होती थी। सीजीएल में भी ऐसे ही था जी, और सीएचएसएल में भी ऐसे ही था जी। तो ये सीएचएसएल में हजारों में वैकेंसीज होंगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। थोड़ी इनपुट्स मिलती रहती 5-6 दिसंबर तक आ जाएंगे। 6 दिसंबर 6 दिसंबर का है उसका। ओके, ठीक है। अच्छा, 5 नवंबर का था जो 6 दिसंबर 6 तक चल दिसंबर गया है। वो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर साइट पे जाएंगे। ओके। ssc.nic.in करके साइट है। फिर दोबारा तो मेरे रिपीट कर ख्याल देंगे। से हाँ, लोगों को विजिट करते रहना चाहिए। विजिट करते एक रहें। बेसिक सवाल इसमें अंदर करना चाहूंगा कि जैसे इससे पहले जब नोटिफिकेशन आई सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के लिए, अब उसके लिए किसी ने अप्लाई कर दिया, अब नोटिफिकेशन आ रही है एसएससी सीएचएसएल की, जी तो क्या इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है सेम कैंडिडेट? हाँ, ही कैन अप्लाई। जिसने अप्लाई कर रखा है वो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। ओके। सीजीएल में क्या है, सीजीएल ग्रुप बी और सी सर्विसेज का होता है। जी। सीजीएल में 100% अंडर सेक्रेटरीज आप मान के चल सकते हैं। Okay. इस कैटेगरी से आते हैं। ओके। वो ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जी। प्रमोशन होता है सेक्शन ऑफिसर। फिर उसके बाद वो अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितनी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की नौकरी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गई, तो इनमें इन एग्जाम से जाते हैं सीजीएल और सीएचएसएल। ओके। ओके। और सीजीएल होता है ग्रुप बी और सी सर्विस उसका, और सीएचएसएल जो 12वें तक के वालों का होता है वो ग्रुप सी सर्विसेज के लिए होता है। ओके, ठीक है। तो बच्चे अप्लाई करें, उसमें कराए तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दोनों एग्जाम दीजिएगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी दफे नहीं आए अगले साल के उसमें अप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो और कॉन्फिडेंस से आप जीतेंगे। आप शुरू से यही कह रहे हैं कि अप्लाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। चलिए, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आती है तो लोग ये सोचते हैं कि जॉब क्या करना है, तो आपने कुछ तरफ इशारा कर दिया, लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें सीएचएसएल की, तो इसमें क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, क्या किस तरह की रिक्रूटमेंट? सीएचएसएल में ज्यादातर क्या होता है कि गवर्नमेंट के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो हैं उसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएसए, हैं, पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट, या सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो सॉर्टर्स होते हैं, लेटर्स को सॉर्ट, डेटा एंट्री वगैरह इसके अंदर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, डीईओ अलग हो गया। हाँ। और डीईओ भी दो कैटेगरी के होते हैं। अच्छा। एक डीईओ वो है जो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में 12वां क्लास पास अप्लाई कर दे। लेकिन अगर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल में, ऑडिट सर्विसेज में अगर डीईओ बनना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको साइंस बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट होना पड़ेगा, जिसमें मैथ्स लिया हो आपने। अदरवाइज डीईओ, एलडीसी, जेएसए, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब नॉर्मल 12th पास भी अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, क्या रिक्वायरमेंट है सर? सब हर स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकता है इसके लिए। सिवाय उसके जो मैंने बताया, जो डीईओ स्पेशल वाला है, जो ऑडिट सर्विसेज में जाने का है। अदरवाइज दूसरे सर्विसेज में डीईओ भी आर्ट से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है। ओके सर, इसका एग्जाम की बात करें तो कैसे होगा एग्जाम? ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। 3 टीयर्स में होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो जैसे आपने अभी ये 6 तारीख को आएगा, अब इसकी लास्ट डेट होगी, कुछ वो भर देंगे आप, मे बी 10 जनवरी तक हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी इस स्टेज पे बता देना चाहिए कि कभी लास्ट डेट तक मत वेट करो। अदरवाइज क्या होता है, बहुत से यंग लोग कैजुअली अप्लाई कर रहे होते हैं और लास्ट मिनट तक बैठे रहते हैं, अपलोड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा खुद का भतीजा लास्ट 3 दिन में ट्राई करता रहा, अपलोड नहीं कर पाया सीजीएल की एप्लीकेशन। तो कम से कम 1 हफ्ता पहले लास्ट डेट से जरूर अप्लाई करो। अगर अप्लाई करना है तो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार रखें, सारी डिटेल ध्यान से भरें और कोशिश करें जल्दी से जल्दी भर दें। बिल्कुल। वो लास्ट मिनट के लिए वेट नहीं करना है आपको। तैयारी आपकी शुरू रहना चाहिए। आज से तैयारी शुरू हो सकती है। अब साइड जो बताएंगे हम लोग आगे चल के, उसमें ये होगा कि वो आज से तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन निकलता है, ये 65-70 पेज का होता है।
अच्छा, 65-70 पेज का हाँ, पीडीएफ फाइल होती है हाँ, इसकी। ओके। इसमें शुरू में डेट्स लिखी होती हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं, कब तक आप भर सकते हैं फॉर्म, कब तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है, और फिर उसके बाद आती कौन कौन सी नौकरियां हैं, जैसे हमने बताया एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ, तो ये सारी नौकरियां, फिर वैकेंसीज मेंशन होती हैं, फिर क्वालिफिकेशन आता है, आगे चल के कुछ पेज पे 14-15 वाले पेज पे सिलेबस आ जाएगा जी, कि क्या क्या सिलेबस है, क्या तैयारी करो। हर तरह की गाइडेंस अवेलेबल है। ओके। छोटे छोटे फॉर्म्स जो आपको भरने हैं, कोई मान लो ओबीसी वाला भर रहा है तो वो ओबीसी की डिटेल्स, उसको सर्टिफिकेट क्या लगाना है, एवरी गाइडेंस इज देयर इन द नोटिफिकेशन। ओके। तो आपको कहीं पे किसी से गाइडेंस फॉर्म भरने के लिए नहीं चाहिए अगर आपने ठीक से स्टडी कर लिया उसको साइड में। वो यानी जो पीडीएफ फाइल रिलीज किया जाता है स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से, उसे आपको पढ़ लेना चाहिए डिटेल में। बिल्कुल पूरा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है ये, तो अभी ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि बड़े शहरों में ही इसका सेंटर बनाया जाता है। तो अभी अगर ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ईजी प्रोवाइड किया जाएगा? नहीं भाई, खाली बड़े शहरों में नहीं है, छोटे छोटे शहरों में है। अच्छा। हर स्टेट में कम से कम 2 से 3 सेंटर होते हैं। ओके। अब जैसे यूपी में अगर आप ले लेंगे तो कानपुर भी सेंटर होगा, इलाहाबाद भी होगा, लखनऊ भी होगा, ओके। बरेली भी हो सकता है। ओके। आप उड़ीसा में करेंगे तो भुवनेश्वर भी हो सकता है, कटक भी हो सकता है, होते हैं। ओके। उसी नोटिफिकेशन इसके लिए आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा? ना, सवाल ही नहीं। आपके स्टेट में ही एग्जाम सेंटर होगा? जिस स्टेट में आपको सेंटर मिलेगा। ओके। एक नहीं, 2-2, 3-3 होंगे। तो ये भी नहीं कि आप अपने घर से बहुत दूर जाएंगे। हाँ। आप अपनी ही स्टेट में क्लोज वाले शहर में चले जाएंगे। ओके। कर्नाटका में होगा तो बैंगलोर में भी हो सकता है, और हुबली में भी हो सकता है, अलग अलग शहरों में हो सकता है, कोई वो नहीं। ओके। सिलेबस की बात करें सर, तो अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं लोगों के पास? असल में क्या है कि अगर बच्चे अवेयर हो जाएं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बैठें, और अगर कोई भी ज़रा सा भी हेजिटेंट है वो पूरी एफर्ट लगा ले, नहीं भी आता अगले के लिए तैयारी हो जाती। सिलेबस क्या है, पूरे उसमें सिलेबस दिया हुआ है। जनरल स्टडीज़ हैं, जनरल अवेयरनेस है, एक रीजनिंग का होता है जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी वो आ जाता है, इंग्लिश का होता है। तो ये एग्जाम जब आप पैटर्न पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि ये पैटर्न क्या है, लेकिन उसमें सिलेबस पूरा दिया हुआ है आपको। क्या क्या चीजें कवर्ड हैं आपके, जो आपने शायद है 12वां क्लास, लेकिन हाई स्कूल वाले सिलेबस होता है देखा जाए तो। अच्छा। उस तरह की स्टडीज होती हैं क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। सो स्टडी मटेरियल हम लोग को मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल सकता है? हाँ, स्टडी मटेरियल का तो ये हाल है कि लोगों ने अपनी अपनी साइटें चला रखी हैं, यूट्यूब चैनल चला रखे हैं, जो बच्चे कई बार बैठ चुके, हो सकता है नहीं आए, वो लोग गाइड कर रहे हैं। हर तरह की गाइडेंस अवेलेबल है। बिल्कुल। अभी जो सीजीएल का जो बच्चों ने हमारी बात मान करके अप्लाई किया तो उनका एक ग्रुप बनवा दिया। दिल्ली में 100 बच्चों का ग्रुप है। अच्छा। जिसमें 2 ऑफिसर्स ऑलरेडी जो सर्विस में हैं, वो 2 सेक्शन ऑफिसर्स उस ग्रुप को गाइड कर रहे हैं। वेरी गुड सर। तो क्या हो रहा है उसमें, एक बच्चा जो पढ़ के आ रहा है उसने देखा साइट पे, यूट्यूब पे, ये वो एक्सचेंज कर रहा है, फलाने सर के ये नोट्स पढ़ लो जनरल अवेयरनेस के, फलाने सर का ये मैथ अरिथमेटिक वाला, ये तुम्हें रीजनिंग वाला ये बता देंगे। एक्चुअली क्या होता है, मटेरियल इतना ज्यादा अवेलेबल है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें थोड़ा बताएं कि शांति से अपनी नोट्स बनाएं। हाँ, शांति से नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा मटेरियल पे वो ना करें। जो भी समझदार बच्चा है वो खुद 1 हफ्ता 2 हफ्ता सारा देख ले, और उसके बाद वो खुद एनालिसिस करने की उसकी सलाहियत हो जाएगी कि वो कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, उस पे जाने लगेगा। जी जी। तो मैंने देखा था कि ज़कात फाउंडेशन वालों ने भी बड़ा अच्छा वो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। उन लोगों ने कुछ साइट्स और कुछ टीचर्स की स्पेशली मेंशन किया, तो उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसमें से मिल जाएगा। फिर क्या होगा कि जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो अपने शहर में या अपने स्टेट में लोकल ग्रुप्स बना लें जी, तो उनमें से एक आध उस ग्रुप में वो आ जाएगा जो पहले बैठ चुका है और वो अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। 150 बच्चों का ग्रुप बन गया और आसानियां हो जाएंगी। जी जी। जहां डाउट हो रहा है भाई की तरह से उसको कांटेक्ट करो कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, आप इसके बारे में कुछ बता देंगे, फौरन 3 लोग जवाब दे देंगे उस ग्रुप में जी। तो ये 100 लोगों का जो ग्रुप बना है, इतना मजा आ रहा है मुझे उसको देख के, मैं खाली उसे बाहर से बैठा देखता हूँ क्योंकि मुझे भी डाला हुआ है उन लोगों ने। अच्छा।
बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, देख रहे हैं कि थोड़ा बदलाव दिख रहा है हाँ, जवानों के अंदर। अरे बिल्कुल, पढ़ाई को लेके। हाँ, यानी 100 लोग अगर एक ग्रुप में हैं, हाँ, तो शायद ऐसा ग्रुप बहुत कम होता है जिसमें एजुकेशन की बात हो। हाँ, नहीं तो फॉरवर्डेड मैसेज सुबह से शाम हो जाती है, हजारों मैसेज आते हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ एग्जाम पैटर्न ध्यान से सुनिएगा, आप वो बताएं। अच्छा, इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है 3 टीयर्स में एग्जाम होता है। ओके। तो टीयर 1 एक होता है जो उसमें कॉम्पिटिटिव होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं टीयर 1 में। ओके। तो उसके अंदर जनरल अवेयरनेस का है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, और एक और वो होता है जो साइड पे आपको दिख जाएगा। इंग्लिश है, रीजनिंग है, हाँ, और जनरल अवेयरनेस। हाँ, जनरल अवेयरनेस है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, है ना। और जनरल, तो ये जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज हो गया बेसिकली, करंट अफेयर से जो आप ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। इंग्लिश बड़ी जनरल से इंग्लिश होती है, हाई स्कूली लेवल की होगी जो आपने पढ़ा हुआ है। और ये जो रीजनिंग का है, जनरल इंटेलिजेंस, उसमें थोड़ा मैथ्स वगैरह का कुछ आ जाता है। ये टीयर 1 की बात कर रहे हैं आप? टीयर 1 की बता रहे हैं। ओके। अच्छा, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जी। तो 4 एस्पेक्ट हैं, सब पे 25-25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस हो गए, आपको 60 मिनट में ये 100 क्वेश्चंस आंसर करना है। ओके। अब घबराए नहीं कोई, ये एमसीक्यू का है। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो 4 चॉइस आपको दे दिया, आप उसमें बस टिक लगाना है आपको। तो अगर आता है तो टिक लगाने में तो आपको 10 सेकंड लगेगा। पहले की तरह गोला भी नहीं बनाना है, जैसे गोला हम भी लोग नहीं जाते थे बनाना, पेपर देने के लिए। टिक लगाना है आपको। अच्छा, बस केयरफुल क्या रहना है कि 100 क्वेश्चन में हर आंसर के 2 मार्क्स। ओके। तो 200 मार्क्स का हो गया। ओके। आप उसी में टिक लगाइए जो आंसर आपको आता है। अगर आप तुक्का लगाएंगे और वो गलत हो जाएगा तो आपका सही वाले में से आधा नंबर कट जाएगा, यानी पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी लगेगी। रॉन्ग गेस वर्क कर रहे हैं ना, तो गेस वर्क में सही भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग जिसे हम लोग समझते हैं। नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप इसमें टिक लगाएं। तो अगर नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। हाँ, मतलब रिस्क नहीं लेना है, गेस नहीं करना है वहां पे। लेकिन अगर उसमें मान लो आपका ऐसे दिमाग में 70% आप श्योर हैं जी कि यही होना चाहिए, तो एक आध रिस्क ले लो। ओके। हो सकता है 2 नंबर मिल जाए। कभी कभी फ्लो में गुजर जाता है, किताब के सामने से नजरें हो जाती है। ओके। अच्छा, और नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा पहले वाले में। ओके। अब ये 200 नंबर के टीयर 1 के एग्जाम में आपका जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज का एवरेज जा रहा है वो क्वालिफाइंग 140 नंबर है। ओके। 70% 200 में से। ओके। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और खूब एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इसी के गवर्नमेंट के पुरानी साइटों पे पिछले वाला जो CHSL हुआ हो या CGL हुआ हो, उसके आप पिछले पेपर को खोल लीजिए। कैसे मिलेगा वो? कोई पेज नंबर या कुछ बताना चाहेंगे? वो साइट खुलती है। ओके। साइट में ssc.nic.in ओके। आपने खोला जी, उसके बाद उसके नीचे आ जाती है न्यूज अपडेटेड। तो जो लेटेस्ट डेट होगी, जैसे आज आप उसे खोलेंगे और कोई नोटिफिकेशन या कोई अपलोड किया गया है कल की डेट में, तो पता चला वो 21 नवंबर की डेट में या 20 नवंबर की डेट वाला पहले। उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे जाएंगे जी, 10 हो गए, फिर आप देखेंगे कि पेज नंबर्स के नीचे स्क्वायर्स बने हुए नीचे बार पे रहते हैं जी। अब आपको मालूम है 1 महीने में तकरीबन 10 नोटिफिकेशन है, तो आपको जाना है इसी CHSL का अगर पिछले साल वाला देखना आप वो है, बता दीजिए पेज नंबर। वो मैं बता देता हूँ। 18 नंबर पेज पे चले जाइए। ओके, लास्ट ईयर का 1 फरवरी का देख लीजिएगा, 18 पे होगा या 19 पे होगा या 17 पे होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे लोड होंगे तो क्या होगा, वो नीचे चलता चला जाएगा। तो आप ये देख लीजिएगा 1 फरवरी का है, CHSL वाला है। ओके। तो उसका आपको पूरा पूरा सेंटेंस में लिखा होगा। कंबाइंड पेज नंबर कोई भी हो सकता है, बट इट इज देयर। हाँ, 1 फरवरी का आ जाएगा, डेट वाइज आ रहा है, तो पेजेस ज्यादा नोटिफिकेशन हो जाएंगे तो ज्यादा पेजेस नीचे दिखेंगे। जी जी। तो अभी जो है आज के हिसाब से मुझे ध्यान आ रहा है 18 पेज नंबर पे है। ओके। जो 1 फरवरी वाला है। हाँ, चेक कर लें एक बार, आप लोग भी चेक कर लें। जी जी, वो 65 पेज का है, वो पिछला वाला, उसमें सब कुछ रखा हुआ है। जी जी, आप उसी को देख के तैयारी शुरू कर दीजिए आज से। ओके। और फॉर्म आता रहेगा, 6 तारीख को निकले चाहे 7 को, लेकिन 6 को
उन्होंने कह दिया क्योंकि एक बार टल चुका है। ओके सर, वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूँ टियर 2 और टियर हाँ 3 के बारे में बता दें आप। अच्छा, टियर 2 वाला होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो टियर 2 जो है वो आपका इंग्लिश में होता है, ऐसे कंपटीशन है या ऐसे लिखना है या एप्लीकेशन देना है, ओके, या कोई प्रेसी लिखना है, ये 3 होते हैं। ओके, आपने ऑप्ट किया मैं हिंदी में लिखूंगा, तो आपको हिंदी में आंसर करना है। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो जो भी चीज पूछी जा रही, चाहे ऐसे लिखने को बोला गया चाहे कुछ, वो भी आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि आधा पेपर आपने इंग्लिश में किया और आधा हिंदी में, तो वो आपका पेपर रद्द हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, इसका मैंने वर्ड यूज किया क्वालिफाइंग नेचर। 100 में से 33 नंबर भी आ गए जी, तो आप पास हैं इसमें। ओके, तो टियर 1 तो था आपका कॉम्पिटिटिव, हाँ, तो ऑलरेडी उसमें से कुछ छटनी हो गई। अब जो लोगों ने इसमें आंसर किया सबके सब पास हो जाएंगे अगर 33 नंबर आ गए जी, मिनिमम 33 मार्क्स लेके कुछ भी नहीं है 100 में से 33 लाना। ये तो नॉर्मली स्कूल का भी पासिंग मार्क है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आप टियर 3 का आपका एग्जाम होगा, वो डेट्स उसमें आती रहेंगी साइट पे आपके पास खुद ही, क्योंकि आपको उसमें लॉग इन नंबर अलॉट हो जाता है जब आप एप्लीकेशन देते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या स्टैंडिंग है। तो अब जब टियर 3 होगा वो बहुत ही सिंपल कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग जी, जो आज हर बच्चा कर लेता है इजीली, और उसके अंदर इतना मार्क्स में लीनियंसी है कि अगर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक भी हो जाती है तो ओवरलुक कर दिया जाता है। तो ओवरऑल मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप टियर 1 निकाल लेते हैं तो एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए टियर 2 और टियर 3 निकालना दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहला जो मरहला है वही थोड़ा सा मेहनत वाला ज्यादा है, पहला वाला मेहनत उससे कम है फिर। हाँ, और उसके बाद तो फिर आप अपना ऐसे वगैरह प्रैक्टिस करिए और वो करिए, और हिंदी में भी आपके पास ऑप्शन है लिखने में, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये जो टियर 3 है ये आपका बहुत ही बेसिक सा टाइपिंग स्किल्स कंप्यूटर पे वो चेक करना है। तो अगर आपका टियर 1 निकल गया, रिजल्ट आ गया, फिर आप टियर 2 के लिए खाली कितनी प्रैक्टिस करना है, ऐसे लिख रहे हैं, प्रेसी लिख रहे हैं। टियर 3 का हो गया, आप आ रहे हैं, आप थोड़ा सा कंप्यूटर पे कर लिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो रहा है, स्मार्टफोन और कीबोर्ड में फर्क हो गया है, तो वो प्रैक्टिस अलग करना पड़ेगा थोड़ा। कीबोर्ड वाला जो है वो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होना है, तो एग्जाम तो वहीं पे होगा, एग्जाम वहीं पर होगा, उस पे वो आपको बुला करके एग्जाम लिया जाएगा। वो आपको बुला के लिया, वो फिजिकल एग्जाम्स है। ये भी जो है फिजिकल होगा, जो ऐसे वगैरह का होगा, वो जो है कंप्यूटर पे होगा। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 जो है फिजिकल है। ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा सर, इसके लिए कुछ फीस भी है, एप्लीकेशन फीस? हाँ, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। ओके, बस 100 रुपए, कुछ नहीं है। यही तो बात है कि पहले लोग शिकायत करते थे कि हजारों रुपए दे दिया फीस, मतलब एप्लीकेशन वगैरह नहीं, आप 100 रुपए है आपकी एप्लीकेशन फीस। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से सारी चीजें सर ने आप लोगों को बता दी, मेजर साहब ने। एक बड़ी बात और है सबसे, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ लिखित है। अच्छा, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, ना सीजीएल में कोई इंटरव्यू है, ना सीएचएसएल में है जी। आईएएस और आईपीएस में इंटरव्यू बड़ा मायने रखता है। हाँ, तो 1/10 लोग हो पाते हैं जो मेंस क्रॉस भी कर लेते हैं, वो इंटरव्यू में उसमें से 90% कट जाते हैं जी। तो यहाँ पर तो इंटरव्यू भी नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अच्छी गवर्नमेंट सर्विस लेने का। इसमें प्रमोशन, एलडीसी से आप अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, अपर डिवीजन से क्लर्क से आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, रिटायर होते होते तक आप गैजेटेड ऑफिसर बन के रिटायर होते हैं। ओके, तो ये इमेजिन कीजिए, आप इंटरमीडिएट वाला कोई सोच सकता है। और सैलरी लेवल स्टार्टिंग में, हाँ, ये पैकेज एक इम्पॉर्टेंट बात थी जी, ऑल इंक्लूसिव आजकल 35 से 40 हजार है। ओके, जिस उसमें भी आप जा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया सर्विस करें, तो आप सीबीआई में, अगर एलडीसी है तो उसमें आपने ऑप्शन भर दिया तो आपको सीबीआई ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है, इनकम टैक्स वाले ऑफिस में पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, आपके पास है। जब आप फॉर्म भरते हैं आपको टिक लगाना पड़ता है। ओके, और जब आप फर्स्ट वाला क्लियर कर लेते हैं तो आपसे फाइनली ऑप्शन पूछा जाता है। ओके, वो बहुत ध्यान रखना है कि आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज करना चाहते हैं जो सिर्फ दिल्ली में है, तो पूरी जिंदगी दिल्ली में कट जाएगी जी। और अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, इंडिया घूमना चाहते हैं, तो आप बॉर्डर रोड्स में आप हो सकती है आपकी पोस्टिंग हो, आप टिक लगा दें, उसमें आप पहाड़ों में भी जा सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। इनकम टैक्स वाला ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी जा सकते हैं आप।
इसी तरह से आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की कहीं पे पोस्टिंग पे आप जा सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट में आपकी कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है। तो ये बच्चों के चॉइस पे। ऑल इंडिया घूमना है, नहीं दिल्ली में रहना साहब को, चलो दिल्ली में ऐश करो। घर अलॉट होने लगता है आपको, पहले आपको टाइप 3 घर मिलता है, फिर आपको टाइप 4 भी मिल जाता है जब आप सेक्शन ऑफिसर हो जाते हैं, तो वो भी एक बेहतरीन लाइफ है। ओके मेरे ख्याल से जो मेजर साहब ने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ये बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशन मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छी बातें सर ने शेयर किया है। और मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम है, लोगों को इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अप्लाई करना चाहिए। और क्वालिफिकेशन भी सर ने बता दिया कि मिनिमम 12th है और 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको वो पढ़ना है। और उसके बाद इसकी सर वेबसाइट मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप बता दें। वेबसाइट है SSC, ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फुल फॉर्म हुआ ssc.nic.in। ओके, और अगर आप CHSL खाली करेंगे तो ढेरों साइट आपको मिलेंगी जहां और ये सिलेबस और गाइड वाइड मिलेगा। उसमें कहीं कहीं पे इनएक्यूरेसीज होती हैं, लेकिन ये तो गवर्नमेंट वाला है, तो ssc.nic.in गवर्नमेंट की एक ही साइट है। ओके ठीक है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट सर ने बताया है इसको ध्यान में रखें और इसे विजिट करते रहें। सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए और आपने जो बेहतरीन नोटिफिकेशन है बच्चों के साथ शेयर के साथ ही बताया कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और बताता चलूं, जी जी, अभी से अगर खाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज जी हफ्ते में 12 रुपए की आती है शनिचर को जी, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज निकलती हैं, आपके चाहे वो क्लेरिकल हो, चाहे वो ऑफिसर्स की हो, चाहे वो भाभा एटॉमिक सेंटर के ऑफिसर की हो, चाहे वो आर्मी का नोटिफिकेशन हो, हर सनीचर को जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आती। 12 रुपए तो महीने में कितना हो गया, 48 रुपया। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लेना शुरू कर दें, बहुत जनरल नॉलेज वैसे ही बढ़ जाएगी। उसमें कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी रहते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज के, अपने सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करो, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट करो, कभी कभी मॉक इंटरव्यूज आ जाते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज ले लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है और उसकी भी वेबसाइट है, यही एम्प्लॉयमेंट न्यूज अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगी। दूसरा प्रतियोगिता दर्पण महीने में एक बार आता है जी, और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इसमें पूरे पूरे इंटरव्यूज आते हैं। कहीं कभी कभी IAS वालों का इंटरव्यू आ जाता है, कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशन ऑफिसर का आ जाता है। तो उसमें आप इंटरव्यूज कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा जवाब दिया गया, क्या बेटर होता है, यहाँ पे क्या गलती हुई जी, वो आप करेक्शन करने लग जाते हैं। तो आप पूरी कोशिश करें कि अपनी तैयारी कल से शुरू कर दें। बिल्कुल, सर ने जैसा कहा कि जो है अपनी तैयारी आप बहुत जल्दी शुरू कर दें, यानी कल से ही शुरू कर दें। और सारी इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर कर दिया है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो SSC की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करें और एक बार फॉर्म भरने से पहले आप सारी डिटेल्स अपनी आप जमा कर लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगना है, और बहुत ध्यान से आपको जो है फॉर्म भरना है। सर शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, SSC CHSL 2022 की जो नोटिफिकेशन आने वाली है, उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, उन सभी के लिए दुआएं हैं बहुत सारी, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं हैं सर की तरफ से, चैनल विन के व्यूवर्स की तरफ से। किसी भी तरह का अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं winislam@gmail.com पर, साथ ही आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9619667578 पर। जो सवाल है आप भेज सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग सर से आपका कांटेक्ट कराएं और वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे पास आउट कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।